अब ये बात अगर आप करें तो बात बहुत पुरानी और फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। ट्रेजेडी तो मेरे साथ बचपन में हुई थी। उन्होंने मुझे मना किया था कि जो भी हो जाए तुम इस रास्ते बिल्कुल मत आना, ये बड़ा डेंजर है। सही। लेकिन शौक है मुझे रिस्क लेने का। अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में रिस्क लेने चाहिए। सही। मैंने नहीं मानी थी, मुझे मना किया गया था। जो वहाँ पे मौजूद थे मुझे उन लोगों ने मना किया था कि आप मत आना। मैंने तो बहुत सी स्टोरी सुनी हुई थी। मेरे अपने अंकल जो मेरे फुफ्फा हैं उनके साथ हुआ था, वो भी जंगलों के रास्ते गए थे। मैं उस टाइम बहुत रोई थी कि मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा, और मुझे पाकिस्तान नहीं जाना वापस। वहाँ पे भी एक दो शॉप्स ऐसी थी जिन पे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है पाकिस्तानियों को हम सेल नहीं करेंगे कुछ भी, चाहे वो हमें डबल प्राइस भी इसकी दे, क्योंकि ये लोग धोखेबाज हैं। हम लोगों की ये रेपुटेशन है बाहर। अच्छा सब मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका तक अब हो आई है, ठीक है, जैसे भी उस वक्त मतलब ज़ाहिर बंदा जवान होता है, उसका जुनून भी होता है, बंदे को डर शर खौफ कुछ नहीं होता। तो अभी दोबारा आपके साथ फ्रॉड भी हो गया है। वो बाहर जाने का जो जुनून है वो उतरा भी या नहीं उतरा है? बिल्कुल भी नहीं उतरा है, मज़ीद हो गया। अच्छा जी। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरा जो आखिरी अब जो मेरा है ना, जो मेरा एम कह लें या कह लें कि एक नज़र रखी हुई है जो मैंने, वो कनाडा ही है। और इंशाल्लाह मैं कनाडा जाके ही दम लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ख़ास तौर पर जो यूथ है उनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान से निकल जाएं, यहाँ से चले जाएं, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नौकरी के लिए हो, या कुछ लोगों की कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाएं, या वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से चले जाएं। उसकी वजह आपके सामने है, कुछ पाकिस्तान के हालात कह लें या पाकिस्तान का निज़ाम कह लें या कुछ भी कह लें। आज मेरे साथ एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जो बाहर जाने के लिए इतनी पागल है कि 2 ट्राइयाँ ये कर चुकी है। एक ट्राई में ये साउथ अफ्रीका से वापस आ चुकी है और दूसरी ट्राई में इनके साथ फ्रॉड हो चुका है। ये सारा मामला क्या हुआ है, कैसे हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि बाहर जाने का जुनून क्यों है आपको? पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा बचपन से। सही। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना, मुझे लॉ का, यहाँ पे लॉ बिल्कुल नहीं है जिस तरह होने चाहिए। हम फाइट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन लॉ तो होना प्रॉपरली। इसलिए बस मैं पाकिस्तान से जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लोग बुरे हैं। क्या हुआ? कोई ट्रेजेडी हुई आपके साथ? कोई किसी ने कोई फ्रॉड शॉड किया आपके साथ, मिसबिहेव किया? क्या मसला क्या हुआ? अब ये बात अगर आप करें तो बात बहुत पुरानी और फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। ट्रेजेडी तो मेरे साथ बचपन में हुई थी, जो मेरे वालिद की डेथ हुई और जिस तरह हुई, और बस वहीं से मामला चले थे, जहाँ से मुझे पाकिस्तान के लोगों से जो है ना वो नफ़रत होने लग गई थी। मैं नहीं कहती कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन शायद मेरी लाइफ में लोग जो आए वो बुरे ही आए हैं। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा पाकिस्तानी लोगों के साथ। सही हो गया। तो हमारे सुनने में आया कि आप एक दफ़ा यहाँ से चली भी गई थी, साउथ अफ्रीका तक पहुँच गई थी। वो क्या स्टोरी, कैसे कैसे गई थी? वो डंकी शंकी लगाई थी, क्या किया था? बिल्कुल, मैं साउथ अफ्रीका चली गई थी यहाँ से, और बड़ा ही मैंने कोई एक गलत वे लिया था। मैंने यहाँ से मैं पहले गई थी, कतर गई थी। मेरे पास कतर का जो पेपर वीज़ा था। उसके बाद आगे आपको पता है एजेंट वगैरह जो भी होते हैं उनसे सब सेटिंग वगैरह भी, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपने कोई काउंटर कतर में उतर के टच नहीं करना है। और मेरे पास वहाँ पे उस टाइम पे स्टिकर्स थे। वो स्टिकर्स ओरिजिनल वीज़ाज नहीं थे, वो फेक थे। लेकिन मैंने वो खुद अपने हाथों से बैठ के, जब मैं कतर से बैठी हूँ मोज़म्बिक के प्लेन में। सही। लेकिन वो मोज़म्बिक डायरेक्ट नहीं जा रहा था, वो पहले गया था यहाँ से तंजानिया और फिर अदीसा बाबा, और फिर उसने मोज़म्बिक जाना था। लेकिन मैंने मोज़म्बिक के लगा लिए थे स्टिकर, और फिर मैंने उसके बाद जब मैं तंजानिया गई, उसके बाद मैं अदीसा बाबा गई, और मुझे अदीसा बाबा से डिपोर्ट भी कर दिया गया था। अच्छा। और उन्होंने मुझे वापस पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे तंजानिया डिपोर्ट किया था। सही। ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया था कि तंजानिया डिपोर्ट किया था उन्होंने मुझे। एक रात मैंने वहीं एयरपोर्ट पे गुजारी थी, और फिर वहाँ से जो भी है कांटेक्ट करके फिर एजेंट से वहाँ से क्लियर करवाया था। और नेक्स्ट फिर मैंने दोबारा अदीसा बाबा गई, एक रात वहाँ पे रही, वहाँ हम लोगों का स्टे था। और मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे। ये एक पूरा ग्रुप था जो साउथ अफ्रीका जा रहा था। उनमें कुछ लड़कियाँ भी थी, कुछ लड़के भी थे, जिन कुछों के हस्बैंड्स वहाँ पे थे, कुछ वैसे ही जा रहे थे वहाँ पे। और फिर वहाँ से मैं पहुँची मोज़म्बिक, और मोज़म्बिक पे फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि आपके वीज़े ओरिजिनल नहीं है। और मैंने फिर वहाँ से $100 में, मुझे एक इंडियन मिला था, उसने मेरी बड़ी हेल्प की, वो वहीं पे रहता था मोज़म्बिक में। फिर उसने, मैंने वहाँ से $100 में मोज़म्बिक का वीज़ा लिया, और फिर मैं वहाँ से क्लियर होकर निकल गई। और फिर वहाँ से एजेंट से रब्ता करके स्वाज़ीलैंड,
आप मोज़म्बिक से इजीली स्वाज़ीलैंड जा सकते हैं, लेकिन सही। स्वाज़ीलैंड से साउथ अफ्रीका आप इजी नहीं जा सकते। और मैंने वहाँ का बॉर्डर क्रॉस किया था। इवन कि जो बैरिक्स आपके लगी होती है ना, वो जो उसको मैं क्या बोलूँ, जो भी वो उन्होंने पार्टीशन की होती है, उसके नीचे से मैं गुजरी थी, नंगे पाँव थे। वो जो रोड थी ना, जहाँ पे वो चौकी शौकी सब वो बॉर्डर बना होता जी है, जी वो रोड भी ऐसी थी कि मुझे फील हो रहा था कि मेरे पाँव में कुछ चुभ रहा है। सही। लेकिन वो मैंने कर लिया था, और आगे एजेंट ने फिर मुझे जो सा है ना जोहान्सबर्ग पहुंचा दिया था। जैसे आप बता रही कि बाय एयर गई थी मैं, बिल्कुल बाहर गई थी। तो वहाँ पे इमिग्रेशन वो कैसे क्लियर हुई सारी? मैंने आपको बताया ना कि कतर तक का तो ई वीज़ा मेरे पास था। आगे मैंने कोई काउंटर टच नहीं ऐसे किया, और वो जो एजेंट थे ना, वो लोग वहाँ मौजूद थे, उन लोगों की वहाँ पे सेटिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो मेरे साथ मोज़म्बिक में भी हुआ ना, वो सॉरी, जो मेरे साथ वहाँ पे अदीस अबाबा में मुझे डिपोर्ट किया गया, वो भी इसीलिए हुआ था कि वहाँ पे मेरा एजेंट नहीं पहुँच सका था। सही। इस वजह से मुझे डिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट ये था कि एजेंट तो फिर आया नहीं आया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैं फिर दोबारा जाऊँगी। सही। दोबारा वो वहीं के एजेंट से एक से बात करके मैं दोबारा गई। मैंने फिर वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की मुझे पहले नहीं पता था, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आपका मोज़म्बिक का वीज़ा ऑन अराइवल है। सही। आप वीज़ा ऑन अराइवल है। अच्छा, जब आप गई हैं तो उस वक्त आपको मतलब किसी ने बताया नहीं था कि इस तरह से डंकी शंकी लगाना या 2 नंबर तरीके से जाना, तो वो मतलब फायर भी मार देते हैं उनको, या बहुत सारे मामला तो होते हैं? अच्छा, मेरी काफ़ी फैमिली साउथ अफ्रीका गई हुई है, और बड़ी मज़े की बात है, मेरे फर्स्ट कज़न नहीं लगते हैं, मेरे थोड़े दूर के कज़न लगते हैं। उन्होंने मुझे मना किया था, वो खुद बड़े ही इस तरह गए थे। उन्होंने मुझे मना किया था कि जो भी हो जाए तुम इस रास्ते बिल्कुल मत आना, ये बड़ा डेंजर है। सही। लेकिन शौक है मुझे रिस्क लेने का। मुझे अच्छा ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए। सही। मैंने नहीं मानी थी, मुझे मना किया गया था। जो वहाँ पे मौजूद थे, मुझे उन लोगों ने मना किया था कि आप मत आना। मैंने तो बहुत सी स्टोरी सुनी हुई थी, मेरे अपने अंकल जो मेरे फुफ्फा हैं उनके साथ हुआ था, वो भी जंगलों के रास्ते गए थे। और मैंने तो यहाँ तक भी स्टोरी सुनी थी कि उन जंगलों में ऐसे आदमखोर रहते हैं जो इंसानों को पकड़ के खा भी जाते हैं। मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन मुझे डर नहीं था। किसी जगह पे डर नहीं लगा आपको जब आप बता रहे कि मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो वहाँ पे भी डर नहीं लगा आपको कि मैं पैदल हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई फायर शेयर आ सकता कहीं से, या कोई जंगली जानवर या कुछ भी हो सकता है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि जब मुझे डिपोर्ट किया तो मैं तब बड़ा रोई थी कि दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। सही। मैं उस टाइम बहुत रोई थी कि मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा, और मुझे पाकिस्तान नहीं जाना वापस। मैं साउथ अफ्रीका बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैं बल्कि जो साउथ अफ्रीका में थे हमारे रिलेटिव, मैं उनको कहती थी क्या तुम किस मुल्क में रहते हो, कालों के मुल्क में रहते हो, कालों के मुल्क में। लेकिन वो उस टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे मंजूर था साउथ अफ्रीका जाना। मेन चीज़ थी यहाँ से निकलना है। बिल्कुल यहाँ से निकलना है मेरा। तो फिर वापस क्यों आ गई पाकिस्तान दोबारा? अच्छा, वहाँ पे ये भी एक है कि वहाँ से वापस, असल में फिर वहाँ पे मुझे मिसगाइड किया गया। अपने तो बनते ही नहीं है। मेरी पुप्पो है वहाँ पे, उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है वहाँ पे। सही। मेरी एक नहीं 2 पुप्पो हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रखा। उन्होंने जो मेरे साथ बिहेव किया, मैं शायद ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती। जो मेरे कज़न लगते थे उन्होंने मेरी हेल्प की, लेकिन वो लोग थोड़े से ना वो इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। उन्होंने मुझे डराया बड़ा कि यहाँ पे तो उठा के ले जाते हैं लड़कियों को, यहाँ पे उन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। सही। और फिर वहाँ पे मैंने फिर यही किया कि नहीं, शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि ना वहाँ पे जॉब्स नहीं आप कर सकते, वहाँ पे आपका बिजनेस ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है ना। सही। लेकिन मुझे कुछ करने नहीं दी, मुझे वहाँ पे, बल्कि मैं शायद पाकिस्तान में उस तरह कह दी थी जो उन लोगों के वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे कर दिया कि यहाँ पे तो आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन वो सब झूठ था। डरा दिया फुल आपको? बिल्कुल डरा दिया, क्योंकि शायद उनमें से किसी एक दो को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लड़की हो के क्यों हिम्मत करके आई है। जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी ना, उनको ये था कि ये लड़की हो के, क्योंकि मेरा वहाँ पे पासपोर्ट भी बन रहा था। सही। मुझे वहाँ पे एज आ पाकिस्तानी उस पर नहीं बन रहा था, इंडियन पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ऐसे काफ़ी काम हो जाते हैं, आप नेम चेंज करके आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, आपको हो जाता है। सही। मैं नहीं कहूँगी कि साउथ अफ्रीका बड़ा, कोई साउथ अफ्रीका भी बहुत करप्ट कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है। सही। ये मैं आपको कहूँगी। ठीक, वापस कैसे पहुँची? फिर उसके बाद वापसी का ये सीन हुआ कि जब ये सब हो गया, मेरे पुप्पो लोगों ने भी बड़ा, मेरे से एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा मैं आपको ये कर दूँ। पुप्पो लोगों ने भी ऐसे किया, तो मैं बड़ा डिसहार्ट भी हो गई थी, और मैंने सोचा कि नहीं, ये कंट्री मेरे जैसी के लिए नहीं हुई। यहाँ पे वहाँ पे जॉब्स नहीं थी उस तरह से ना, तो मैंने फिर सोचा कि वापस जाना चाहिए। लेकिन यह है कि वापसी आने से पहले मैंने साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी ले लिया था, जो मेरा 3 मंथ्स का था। मोज़म्बिक का भी वीज़ा ले लिया था मैंने, और मैंने स्वाज़ीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, बल्कि मैं कहूँगी मैं वहाँ पे 1 हफ्ता भी रही हूँ। अच्छा। वापसी में मैं साउथ अफ्रीका से स्वाज़ीलैंड आई थी। स्वाज़ीलैंड का मैंने 2 साल का परमिट ले लिया था। अच्छा। और अगर मैं वहाँ पे कुछ अर्सा और रह जाती तो ये था कि स्वाज़ीलैंड का वहाँ एक कार्ड बनना था, जैसे हमारे ID कार्ड होते हैं ना, वो जैसे एमिरेट्स ID बनती हैं, उस पर मैं कनाडा अप्लाई कर सकती थी। सही। लेकिन मुझे ये पता लगा था कि जो परमिट भी है ना, ये भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अगर मैं नेक्स्ट कहीं पे भी जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे एक भाई होते थे, वो भी कज़न ही थे। उन्होंने मेरा जो है ना मुझे कहा था कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ का देखो।
सही। तो फिर इस तरह करके मैं फिर 1 हफ्ता वहाँ पे रही और फिर मैं वापस आ गई, और वापस आके फिर मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, स्टडी वीज़ा। ये मतलब क्या किया आपने, उस साउथ अफ्रीका तक पहुंच के फिर वापस आके यहाँ से फिर दोबारा से अप्लाई करना, ये कुछ मुश्किल नहीं था? वहाँ से जाना आसान था आपके लिए? नहीं, साउथ अफ्रीका से जाना तब इजी था अगर मेरे पास साउथ अफ्रीका के कुछ पेपर्स होते हैं। मेरे पेपर्स नहीं बन सके थे। मुझे पेपर्स बनवाने के लिए तो कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे अपनी बेटी शो करता। मैं इसीलिए अपनी फुफ्फो के पास गई थी, बेटी बनाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरे जो अंकल थे वो, क्योंकि वो वहाँ पे उनके पेपर्स वगैरह उनके तो माशाल्लाह अच्छे खासे वहाँ पे, तो वो अच्छा खासा ठीक ठाक है। वापस तो फिर एक तरीके से आई कि वापस भी 2 नंबर तरीके से आई? नहीं, वापस मैं एक तरीके से आई, 1 नंबर से। मैंने आपको बोला मैंने वहाँ से वीज़े वगैरह ले लिए हुए थे, वो मैं 1 नंबर तरीके से आई। वो फिर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पाकिस्तान से निकलना मुश्किल है, आगे आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं? मेरा मानना था ये, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी करके देख लिया। पाकिस्तान से निकलना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई इज्जत नहीं मिलती पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री जो एक, वहाँ पे करप्शन बड़े हाई लेवल पे है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी 1-2 शॉप्स ऐसी थी जिन पे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है पाकिस्तानियों को हम सेल नहीं करेंगे कुछ भी, चाहे वो हमें डबल प्राइस भी इसकी दे, क्योंकि ये लोग धोखेबाज हैं। हम लोगों की ये रेपुटेशन है बाहर। मेरे भाई को दुबई में जॉब नहीं मिली थी सिर्फ उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगा है आपको? साउथ अफ्रीका के प्रोसेस के अंदर मुझे 3 मंथ्स लगे थे। यहाँ से पाकिस्तान से जाकर? पाकिस्तान से 3 मंथ्स के अंदर मैं साउथ अफ्रीका में थी। ठीक हो गया। ये उसी 3 मंथ्स में वापस भी आ गई? नहीं, मैं वहाँ पे तकरीबन 6 मंथ्स रह के आई हूँ। अच्छा, 6 मंथ वहाँ पे रह के आई। ठीक हो गया। जैसे आप आज से कोई चंद साल पहले की बात है जो हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, उस वक्त ज़ाहिर है आप मजीद मतलब बच्ची होंगी, छोटी, अभी यंग एज होगी, अभी भी यंग ही आप। घर वालों ने कैसे इजाज़त दे दी कि अकेली लड़की को जाने की, या घर वालों ने मना नहीं किया कि भाई इतना ख़तरनाक रास्ता है या इतना रिस्की काम है जो आप करने जा रही हैं? मैं इंडिपेंडेंट थी, मेरे से छोटे मेरे बहन भाई हैं, मेरे ऊपर नहीं है कोई। सही। क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मदर भी नहीं है मेरी, तो मैंने आपको बोला ना कि वो जो उनसी चीज़ें थी ना, उन्हीं सबसे तंग आके, तो मेरे ऊपर कोई नहीं था, मेरे से छोटे हैं। फिर तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात थी, क्योंकि सारे बहन भाई छोटे थे, सारी जिम्मेदारी आपके सर पे थी, तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर आपको कुछ हो जाता तो उनका क्या बनता है? नहीं, मेरी सिस्टर्स दोनों छोटी मैरिड थी। अच्छा। और भाई जो है उसको मैं दुबई भेज चुकी थी, वो उन दिनों में दुबई था। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फिर ये स्टेप लिया। यानी सब कुछ फारग करके फिर आपने ये सारा कुछ किया? बिल्कुल ऐसा ही था, और मुझे पता था मैं चली जाऊंगी, मैं उनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकूंगी। अच्छा, मिशन क्या था आपका, कहाँ तक जाना था आगे? मिशन मेरा उस टाइम इंग्लैंड था। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा भी था, और मेरे अपने अंकल भी इसी उससे गए थे इंग्लैंड, लेकिन ये है कि वो भी साउथ अफ्रीका के होके रह गए थे। वो आज तक साउथ अफ्रीका के, पिछले 20 साल से वो साउथ अफ्रीका के होके रह गए वो इंग्लैंड के लिए थे, क्योंकि वहाँ से आपको ना पेपर बन के आप स्कॉटलैंड इजीली जा सकते हैं, और फिर आगे इंग्लैंड वगैरह का भी आपका ईजी हो जाता। सही हो गया जी। तो फिर जब वापस आ गई आप, फिर दोबारा से आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया? कनाडा के लिए अप्लाई क्यों किया फिर? मैंने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था। तो वहाँ से गायब होने का इरादा था? कहाँ से? कनाडा से? नहीं, स्टडी वीज़ा में गायब होने की जरूरत नहीं। तो अब पहला मिशन तो आपका था यूके का, कनाडा के लिए अप्लाई क्यों किया? वो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ मुझे मेरे भाई ने बोला, उन्होंने बताया, वो माशाल्लाह काफ़ी एजुकेटेड, उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कह दिया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उसने कहा कि इंग्लैंड, उन्होंने कहा अच्छा नहीं, इंग्लैंड आप एक रोबोटिक लाइफ है, इंग्लैंड बहुत टफ लाइफ है, आपको वहाँ पेपर भी जल्दी नहीं मिलते, कुछ 7-8 ईयर्स के बाद। कनाडा ने उस टाइम से ही प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था, फिर कुछ मेरे पास जो 2 साल का स्वाजीलैंड का परमिट था, कनाडा 3.5 सालों में, यानी कि 1000 डे आप वहाँ स्टे करो तो आपको पेपर भी दे देते हैं। सही। तो फिर मैंने सुना आपके साथ फ्रॉड भी हो गया था कनाडा वाले सिस्टम में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले मैंने स्टडी वीज़ा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा आ गया था, लेकिन शादी हो गई तो बस किसी ने मेरे हस्बैंड को मिसगाइड कर दिया, उन्होंने जाने नहीं दिया मुझे। और लेकिन फिर हस्बैंड को मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, फिर उसके 1 साल बाद मेरी बेटी थी छोटी सी, तो हमने फिर कनाडा के लिए दोबारा अप्लाई, विजिट वीज़ा एज अ मेन जो थे वो मेरे हस्बैंड बने एप्लीकेंट, और हमने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, और वहाँ पे हमारे साथ फिर फ्रॉड किया उसने। कैसे फ्रॉड कैसे हुआ? उसने असल में हमारे साथ पहले तो बड़ा अच्छे से करके सब कुछ डन वगैरह कर लिया, और स्पॉन्सर लेटर जी मैंने मंगवाया, वो भी हमें दिखाया, हर चीज़ हमें दिखाती रही है, लेकिन उसने फिर आगे से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। बेसिकली फीमेल थी कोई? फीमेल थी, आसिया उनका नाम था, फीमेल थी, वो जॉर्ज टाउन में रहती थी, और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। आपको पता है कनाडा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आपको अब तो बल्कि 60 डेज़ कर दिए हैं उन्होंने कि आप करेंगे, उस टाइम 3 मंथ्स लग जाते होते थे। हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया था, उसने हमें बताया नहीं, हाइड कर लिया, और इसको मज़ीद प्रलॉन्ग करती गई, और हमसे झूठ, एम्बेसी से कॉल्स, ईमेल सब करवाती गई। एक बहुत बड़ा उनका गैंग था। सही। जो लेकिन
उस टाइम समझ नहीं आई हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने ज़रा उसके साथ थोड़ा फैमिली टर्म्स हो गए थे। और कुछ वो मेरे जिस घर में वो रह रही थी ना, वो मेरे हस्बैंड का ही बनाया हुआ घर था। सही। कुछ ऐसे भी निकल आए, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे निकल आई थी कि उस पर बिलीव हो गया, और उसने हमें तकरीबन 4 साल जलील की। 4 साल? जी। तो पैसे कितने लिए उसने? उसने हमारे साथ 15 लाख की डील की थी। 15 लाख की डील की थी? जी। तो जब आपको ये सारा कुछ पता चल गया कि ये सारा कुछ फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा वीज़ा लगे, तो कोई आपने कोई कार्रवाई शर्रवाई नहीं की इनके खिलाफ? बिल्कुल, उसको हमने पहले दिए थे 3 से 4 लाख पहले दिया था उसको हमने। तो फिर उसके बाद ये है कि की थी, ये है कि वो जो पता लगने के भी, जब मुझे पता चला ना आज से यानी कि 4 साल बाद मुझे पता चला, वो पैसे निकलवाने में भी 2 ढाई 3 साल लग गए। ये पैसे निकले सारे? अल्हम्दुलिल्लाह पैसे निकल आए हैं। आपको चाहिए था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती ताकि कोई और ना उनके चुंगल में फंस जाता, कोई और को नुकसान ना करता? अच्छा, वैसे एक बात है कि जब तक हमें पता लगा ना, तो मेरे हस्बैंड के काफ़ी जो उनसे बिजनेस के थे वो लोग फंस चुके हुए थे। सही। लेकिन बस थोड़ा सा हम लोग इमोशन में, वो सिंगल मदर थी, बेटी, उन्होंने बड़ी हमसे सॉरी वगैरह की। मेरे पास वीडियो है कि मेरे से गलती हो गई, मैं क्राइसिस में थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने कर लिया, वरना मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ये वो इस तरह। तो हमने भी कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से हमें भी थोड़ा सा खौफ कि कोई बात नहीं, हम किसी का करेंगे। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, ये तो प्रोफेशनल है, हमने फिर जहाँ जहाँ हो सका हम लोगों ने फिर बताया लोगों को उसके बारे में। मेरे माइंड में किस सवाल आ रहा है, जैसे आपने पहले मतलब गई थी यहाँ से कतर, कतर से फिर आगे जो भी रूट आपने लिया था साउथ अफ्रीका, कनाडा का कोई इस तरह का रूट नहीं बन सकता था? नहीं, कनाडा का कोई ऐसा रूट नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे कनाडा का ऐसा कोई रूट नहीं बनता। और वो भी अब ऐसा हो गया हुआ है कि अब जो है ना आपका पेपर वीज़ा निकल रहा है साउथ अफ्रीका का। उस टाइम पे ना साउथ अफ्रीका, अगर उस टाइम पे भी साउथ अफ्रीका का अगर होता ना लीगली जाने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे एम्बेसी नहीं थी। साउथ अफ्रीका को जो सारा देखते हैं ना, वो जो करते हैं वो दुबई से होता है, और दुबई में ज़्यादातर बैठे हुए इंडियंस, और वो इंडियंस पाकिस्तानियों को नहीं इशू करते वीज़े। उस टाइम ये सीन था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हो रहा है ऑपरेट साउथ अफ्रीका का। मेरे भी बात होती है, अभी भी मेरे काफ़ी वहाँ पे हैं, मेरे कज़न वगैरह भी, मेरे फ्रेंड भी हैं वहाँ पे, जो मेरे साथ गई थी वो वहीं पे ही हैं, उनके हस्बैंड थे वहाँ पे ना। तो ये है कि अब तो ई वीज़े भी निकल रहे हैं, अब तो आपके पेपर वीज़े भी यहाँ से चल रहे हैं। अच्छा सब मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका तक अब हो आई है, ठीक है, जैसे भी उस वक्त मतलब हर बंदा जवान होता है, उसका जुनून भी होता है, बंदे को डर शर खौफ कुछ नहीं होता। तो अभी दोबारा आपके साथ फ्रॉड भी हो गया है, वो बाहर जाने का जो जुनून है वो उतरा भी या नहीं उतरा? बिल्कुल भी नहीं उतरा, मज़ीद हो गया। अच्छा जी। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरा जो आखिरी अब जो मेरा है ना, जो मेरा एम कह लें या कह लें कि एक नज़र रखी हुई है जो मैंने, वो कनाडा ही है। और इंशाल्लाह मैं कनाडा जाके ही दम लूँगी। अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं मेरे, और उन तीनों को साथ लेकर अब कनाडा ही जाना है। मेरा मिशन ही है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद कनाडा जाना है बस। अच्छा सब मुझे बताएं कि अक्सर हमने ये देखा है कि कोई बंदा इस तरह से बाहर से होके आ जाए, ज़ाहिर उसको फिर पता चल जाता है कि यार मुश्किलात क्या हैं, आसानियाँ क्या हैं, किस तरह से 2 नंबरी लगा सकते हैं, किस तरह से 1 नंबरी काम हो सकता है। तो वो पाकिस्तान में वापस आके जो है एजेंट बन जाते हैं, फिर लोगों को बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। तो आपके माइंड में नहीं आएगा मैं इस तरह से पैसे कमा सकती हूँ या स्पॉन्सर वीज़े ले सकती हूँ, लोगों को बाहर भेज सकती हूँ? 2 नंबरी के तो हक में मैं हूँ ही नहीं। मेरी उस टाइम मजबूरी थी कि मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। सही। मैं बल्कि अपने तमाम सुनने वालों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग गलत रास्ते से मत जाएं। आप यहीं पे रह लें, कम खा लें, लेकिन गलत रास्ता मत इख्तियार करें। मेरा भी जाने का मकसद जो है ना वो पैसे कमाना नहीं था, जो सीधी सी बात है। सही। मेरा मकसद, मेरे प्रॉब्लम्स कुछ और थी, मेरे साथ कुछ और रीजंस वगैरह थी जो मैं यहाँ से जाना चाहती थी। तो और मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आया। हाँ, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ। कनाडा के लिए हो, मैं लोगों को गाइडलाइन दे सकती हूँ, वो खुद अप्लाई करें। और मेरे साथ बड़े अच्छे एक मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे, मोहसिन कहले, मेरे पिछले 10 सालों से मेरे साथ अटैच हैं, हारून साहब उनका नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, और उन्होंने मुझे कभी 2 नंबरों तरीके का बताया ही नहीं है। सही। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, बल्कि अभी भी वो मुझे गाइड करते हैं। वो तो मुझे ऑफर भी करते हैं कि आप मेरे साथ बैठ के कंसल्टेंसी करें, कि आप अच्छा लोगों को कन्विंस कर लेंगी। एक सवाल आ रहा है यहाँ पे, आप खुद तो बाहर जाना चाहती हैं, यहाँ रहना नहीं चाहती जी, लोगों को मशवरा दे रही हैं कि आप यहीं पे रहें, थोड़ा खा लें, तंगी काट लें, कुछ भी कर लें। मैंने आपको बोला, मैं लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि वो ना जाएं, 2 नंबर तरीके से ना जाएं। अच्छा, 2 नंबर तरीके से जाएं। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि अब जो टाइम है ना, जो हालात है, जिसको मौका मिलता है, जो जा सकता है वो जाए। अभी आपने देखा वो जो डंकी थी, वो हाँ जी। बिल्कुल उसमें वो सब लोग अपनी जान से गए, क्या फायदा ऐसे ही ना वो पिछलों को पैसे भेज सके। तो इससे अच्छा नहीं था कि यहाँ पे रह के कम कमा लेते। बिल्कुल सही है। तो
मैं तो कहती हूँ जाएं, जिसको मौका मिलता है जाए, अपनी लाइफ बनाए, अपने बच्चों के फ्यूचर बनाएं, लेकिन प्लीज़ 2 नंबर रास्ता बिल्कुल मत इख्तियार करें। ये एजेंट जो उनसे हैं ये सब लालची हैं, ये झूठ बोलते हैं। इवन कि आप एजेंट छोड़ दें, आपके यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं और वो लोग सब झूठ फैलाते हैं। ऐसे ही है, बहुत से तरीके बता रहे होते हैं इस तरह से जाया जा सकता है, यहाँ पे वीज़ा फ्री है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, सारा कुछ ही 2 नंबर फ्रॉड है, कुछ भी नहीं, फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही सारी। बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले देख रही थी कि एक साहब कह रहे थे कि कनाडा जाने के लिए नो, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, बस वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि हमने ये लाहौर से मुरीद के जाना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जबकि मैं आपको बता दूं, आप बैंक स्टेटमेंट के बिना कहीं मूव कहीं भी नहीं नहीं कर जा सकते आपको। और एक बात और, अब जो ये गोरे भी हैं ना, कि जो आपके बैठे हुए एम्बेसी से, माशाल्लाह ये भी बड़े तेज़ हो गए हुए हैं, अब वो भी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो मैं तो यही मैसेज दूंगी, 2 नंबरी मत करें। अगर जाना चाहते हैं सच बोलें, जो आपके पास है वो शो करें, बाकी अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं और जैसे आप जाना चाहती हैं आप चली जाएं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताता चलूँ। एक तो ये चीज़ है कि जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि जिसको मौका मिलता है वो चला जाए, अपना मुस्तकबिल बनाए। देखें, इसी चक्रों में जो है ना, वो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान के जो आधे से ज़्यादा नौजवान हैं ना, वो बाहर जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान के हालात इसी तरह रहे तो मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान जो है वो नौजवान या यूथ है उनसे महरूम हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ या बच्चे रह जाएंगे या बूढ़े रह जाएंगे, तो पाकिस्तान का यही हाल होगा। और दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि मतलब ये जो वीडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सबसे नज़दीक तरीन और सस्ते तरीन जो मुमालिक है ना हमारे नज़दीक तरीन, वो है मलेशिया, दुबई, बाकू, इंडोनेशिया। ये जो मुल्क, ये देखें, ये सस्ते तरीन मुल्क है। यहाँ पे आप मतलब मैं तो 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं जाता रहा हूँ, उस वक्त 50-60 हज़ार की टिकट थी, 8-10 हज़ार का टिकट वीज़ा था, और मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये आपका खर्चा होता था वहाँ पे रिहाइश का या खाने पीने का। इतना कोई खास नहीं है कि 1 लाख रुपये में बंदा कोई 10-15 दिन का टूर जो है ना ईजिली करके आ जाता था वापस। लेकिन वहाँ पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 2.5 से 3 लाख रुपया होना चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट देते हैं आप, फिर आपका वीज़ा जो है ना वो लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फलां फलां, ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठी है। अलर्ट रहना है आपने, और जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है उनकी जो पिक्चर्स है, उनकी वीडियोज़ है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। इन जैसे लोगों से भी आपने मुहतात रहना ताकि आपके साथ भी ऐसा नुकसान, ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।